हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ एस्पिरिन। नाउ केमिकली एस्पिरिन इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। नाउ एस्पिरिन एक नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, इन शॉर्ट एनसिड। नाउ लास्ट वीडियो में हमने एनसिड्स डिटेल में पढ़े थे। सो एस्पिरिन इन्फ्लेमेशन, पेन और फीवर को कम करती है। नाउ इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन, एडिमा, स्वेलिंग। सो एस्पिरिन जो है वो सूजन, एडिमा, स्वेलिंग को कम करती है, साथ में पेन और फीवर को भी रिड्यूस करती है। एस्पिरिन ऑल्सो प्रोड्यूसेस एंटी प्लेटलेट एक्शन। एस्पिरिन इन्फ्लेमेशन, पेन, फीवर तो कम करती है, साथ ही साथ एस्पिरिन एक एंटी प्लेटलेट ड्रग भी है। ना एस्पिरिन प्लेटलेट्स को एक दूसरे से चिपकने नहीं देती, जिसकी वजह से प्लेटलेट प्लग नहीं बनता और थ्रोम्बस भी नहीं बनता। नाउ दिस इज़ अ ब्लड वेसल। अगर ब्लड में थ्रोम्बस बना तो ब्लड वेसल ब्लॉक हो सकती है। अगर कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होगी तो हार्ट की वॉल को ब्लड नहीं मिलेगा, जिससे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है। और अगर सेरेब्रल आर्टरी को थ्रोम्बस ब्लॉक कर देती है तो न्यूरॉन्स को ब्लड नहीं मिलेगा, जिससे न्यूरोनल इस्कीमिया होगा और स्ट्रोक हो सकता है। एस्पिरिन थ्रोम्बस नहीं बनने देता और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और स्ट्रोक का रिस्क कम करता है। सो एस्पिरिन रिड्यूसेस फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस एंड thereby reduces incidences of myocardial infarction and stroke. एस्पिरिन के अलावा और कोई भी एनसिड एंटीप्लेटलेट एक्टिविटी शो नहीं करता। अब समझने वाली बात है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स बॉडी में इन्फ्लेमेशन, पेन एंड फीवर प्रोड्यूस करते हैं। नाउ एस्पिरिन प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सिंथेसिस ब्लॉक करता है, इन प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बनने नहीं देता और इस वजह से इन्फ्लेमेशन, पेन एंड फीवर कम करता है। इसके अलावा एस्पिरिन प्लेटलेट्स में थ्रोम्बोक्सिन A2 का सिंथेसिस ब्लॉक करता है। थ्रोम्बोक्सिन A2 का सिंथेसिस ब्लॉक होने की वजह से एस्पिरिन प्रोड्यूसेस एंटी प्लेटलेट एक्शन। ना एस्पिरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्टडी करने से पहले हम ब्रीफ में सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स समझ लेते हैं। नाउ एवरी सेल हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। नाउ केमिकल या फिर मैकेनिकल स्टिमुलाई जब एंजाइम फॉस्फोलाइपेज A2 को एक्टिवेट करता है तो फॉस्फोलिपिड्स हाइड्रोलाइज होते हैं और उसकी वजह से एराकिडोनिक एसिड रिलीज होता है। नाउ ये एराकिडोनिक एसिड दो तरह से फंक्शन करता है। वन इज़ बाय द साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे, अदर इज़ बाय द लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे। नाउ एंजाइम लाइपोऑक्सीजनेज ल्यूकोट्राइन्स प्रोड्यूस करता है। नाउ ये ल्यूकोट्राइन्स इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं, ये इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। नाउ ल्यूकोट्राइन्स एस्थमा की सिवियरिटी को बढ़ा देते हैं। सो ल्यूकोट्राइन्स एक्सैजरबेट एस्थमा। Now this is the cyclooxygenase pathway. This is the enzyme cyclooxygenase, in short COX. Now enzyme cyclooxygenase, prostaglandin E2, prostaglandin F2 alpha, prostacyclin that is PGI2 and thromboxane A2 प्रोड्यूस करता है। Now enzyme cyclooxygenase two types का होता है। One is the COX1, other is the COX2. Now COX1 is the constitutive enzyme. ना जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम, ये एंजाइम सेल का कॉन्स्टिट्यूएंट है। COX1 एंजाइम जो है वो सेल का कॉन्स्टिट्यूएंट है। दैट मीन्स साइक्लोऑक्सीजनेस 1 हमेशा सेल में होता है एंड मेन फंक्शन ऑफ साइक्लोऑक्सीजनेस 1 इज टू प्रोड्यूस फिजियोलॉजिकल प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ये फिजियोलॉजिकल प्रोस्टाग्लैंडिन्स बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल हैं। सो COX1 फिजियोलॉजिकल प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस करता है, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन E2, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा, देन थ्रोम्बोक्सिन A2। सो COX1 का मेन फंक्शन फिजियोलॉजिकल प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस करना है, पर जब किसी टिश्यू में कोई इंजरी हो, किसी टिश्यू में कोई ट्रॉमा हो और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस हो, तब COX1 ऐसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाता है जो कि शुरुआत में इनिशियल स्टेजेस में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं। सो COX1 इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग
inflammation in the initial stages of tissue injury. Now COX-2 is an inducible enzyme. ये normally cells में नहीं होता. टिश्यू इंजरी, इन्फेक्शन, ट्रॉमा के दौरान ये उन्हीं सेल्स में प्रोड्यूस होता है जहाँ इन्फ्लेमेशन या फिर सूजन हो. सो प्रोडक्शन ऑफ COX-2 इज इंड्यूस्ड बाय इन्फ्लेमेशन. नाउ COX-2 साइट ऑफ टिश्यू इंजरी पर ही प्रोड्यूस होता है. COX-2 का मेन काम ऐसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बनाने का है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेमेशन, which are responsible for pain and which produce fever. So COX-2 का main role उन prostaglandins को produce करने में है जो कि inflammation, pain और fever produce करते हैं. So both COX-2 as well as COX-1 are involved in producing inflammation. पर जो main role inflammation में है वो COX-2 का है और कुछ initial stages में COX-1 का role भी है. ना कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जैसे कि ब्रेन, किडनी, वहाँ पर COX-2 भी फिजियोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस करता है जो कि बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है. सो बोथ COX-1 एंड COX-2 आर इम्पॉर्टेंट फॉर द बॉडी, बट COX-2 हैज़ द मेन रोल इन प्रोड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन, पेन एंड फीवर. नाउ अब हमें बहुत क्लियर हो गया है कि इन्फ्लेमेशन, फीवर एंड पेन क्यों होता है. ना ये सब प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से होता है जो कि मेनली COX-2 प्रोड्यूस करता है. अब समझते हैं कि फिजियोलॉजिकल प्रोस्टाग्लैंडिन्स के क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं. ना फर्स्ट इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल प्रोस्टाग्लैंडिन इज प्रोस्टाग्लैंडिन E2. ना COX-1 स्टिमुलेशन से प्रोस्टाग्लैंडिन E2 प्रोड्यूस होता है. प्रोस्टाग्लैंडिन E2 स्टमक में गैस्ट्रिक म्यूकस सिक्रीट करता है. गैस्ट्रिक म्यूकस स्टमक और डिओडेनम की वॉल पर एक मोटी परत बना लेती है. ना यहाँ येलो कलर म्यूकस को शो कर रहा है. ना ये म्यूकस स्टमक और डिओडेनम को पेप्सिन, एसिड, गैस्ट्रिन के डाइजेस्टिव एंड कोरोसिव इफेक्ट से बचाती है. सो दिस म्यूकस लेयर इज हाईली प्रोटेक्टिव एंड दिस म्यूकस लेयर प्रोटेक्ट्स द वॉल ऑफ स्टमक एज वेल एज द वॉल ऑफ डिओडेनम. अगर COX-1 इनहिबिट होगा तो म्यूकस कम बनेगी और उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर होने का रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा. नाउ प्रोस्टाग्लैंडिन E2 इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रीनल वेजोडाइलेशन. नाउ किडनी की जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं, ब्लड वेसल्स फैल जाती हैं, किडनी में ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाता है. नाउ अगर COX-1 ब्लॉक होगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का सिंथेसिस कम होगा, रीनल ब्लड वेसल्स जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, वो सिकुड़ जाएंगी, किडनी का ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा और कुछ समय बाद नेफ्रोपैथी हो सकती है या फिर रीनल फेलियर हो सकता है. Now COX-1 stimulation also produces prostaglandin F2 alpha. Now prostaglandin F2 alpha यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है. So prostaglandin F2 alpha induces progression of labor. चाइल्ड बर्थ में प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फ़ा का मेजर रोल है क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फ़ा यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है. ना यूट्रस के कॉन्ट्रैक्ट होने से पोस्टपार्टम हैमरेज का रिस्क भी कम हो जाता है. सो प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फ़ा का प्रोडक्शन अगर कम होगा तो लेबर डिले होगी, चाइल्ड बर्थ डिले होगी और पोस्टपार्टम हैमरेज का रिस्क भी बढ़ जाएगा. Now next is the prostacyclin, in short PGI2. Prostacyclin endothelial cells produce करते हैं. Endothelial cells blood vessels में होते हैं और ये endothelial cells prostacyclin produce करते हैं. Now COX-2 के stimulation से prostacyclin produce होता है. Prostacyclin inhibits platelet aggregation. Platelets को एक दूसरे से चिपकने नहीं देता, थ्रोम्बस नहीं बनती और उसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और स्ट्रोक का जो रिस्क है वो भी कम हो जाता है. नाउ थ्रोम्बोक्सिन इन शॉर्ट TXA2, प्लेटलेट्स जो हैं वो थ्रोम्बोक्सिन A2 प्रोड्यूस करती हैं.
COX-1 के स्टिमुलेशन से थ्रोम्बोक्सिन प्रोड्यूस होता है। थ्रोम्बोक्सिन इंड्यूसेस प्लेटलेट एग्रीगेशन। प्लेटलेट्स एक दूसरे से चिपकती हैं, प्लेटलेट प्लग फॉर्म होता है और प्लेटलेट प्लग इंजर्ड ब्लड वेसल्स को सील कर देता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग नहीं होती। सो प्रोस्टासाइक्लिन एंड थ्रोम्बोक्सिन दोनों के ऑपोजिट एक्शंस हैं, but both prostacyclin and thromboxane are very essential for the body. So this is with regards to prostaglandins that produce inflammation, pain and fever, and important protective physiological prostaglandins. Now aspirin is a non-steroidal anti-inflammatory drug. Aspirin जो है वो एक NSAID है और एस्प्रिन साइक्लोऑक्सीजनेस 1 एज वेल एज साइक्लोऑक्सीजनेस 2 दोनों को ब्लॉक करता है। सो एंजाइम कॉक्स ब्लॉक होने की वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है। सो उन सभी प्रोस्टाग्लैंडिन्स का प्रोडक्शन कम होता है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेमेशन, पेन एंड फीवर, एंड दस एस्प्रिन प्रोड्यूसेस एंटी-इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक एक्शन। इसके अलावा एस्प्रिन प्लेटलेट्स के साइक्लोऑक्सीजनेस 1 को ब्लॉक करता है। प्लेटलेट्स में जब साइक्लोऑक्सीजनेस 1 एंजाइम ब्लॉक हो जाता है तो थ्रोम्बोक्सिन A2 का प्रोडक्शन जो है वो भी कम हो जाता है, थ्रोम्बोक्सिन A2 बनना कम हो जाता है प्लेटलेट्स में। सो प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन नहीं होता एंड इसी वजह से एस्प्रिन शोज द एंटी प्लेटलेट एक्शन। नाउ बिकॉज ऑफ दिस एंटी प्लेटलेट एक्शन थ्रोम्बस बनने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं और इसी वजह से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और इस्कीमिक स्ट्रोक का जो रिस्क है वो भी कम हो जाता है। पर दूसरी ओर थ्रोम्बोक्सिन A2 का प्रोडक्शन अगर कम होगा तो ब्लीडिंग के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। अब हम समझते हैं mechanism of action of aspirin. Now aspirin produces anti-inflammatory, analgesic, antipyretic and antiplatelet action. Now aspirin is chemically acetyl salicylic acid. This is the acetyl group of aspirin. Now aspirin COX cyclooxygenase enzyme को inhibit करता है। Aspirin blocks COX-1 as well as COX-2. Now very important, unlike other NSAIDs, aspirin is an irreversible inhibitor of cyclooxygenase enzyme. So this is the acetyl group of aspirin. एक बार अगर एस्प्रिन कॉक्स साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम से बाइंड हो जाता है तो कॉक्स को हमेशा के लिए ब्लॉक कर देता है। एस्प्रिन कॉक्स के साथ एसिटाइल बॉन्ड्स बना लेता है जो कि ब्रेक नहीं किए जा सकते। सो COX-1 के स्ट्रक्चर में सीरीन रेजिड्यू 529 होता है और COX-2 के स्ट्रक्चर में सीरीन रेजिड्यू 516 होता है। ना एस्प्रिन का एसिटाइल ग्रुप इन सीरीन रेजिड्यूज से कोवलेंट बॉन्ड्स बना लेता है और इस रिएक्शन को हम कहते हैं एसिटाइलेशन, क्योंकि ये बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म हुआ? एसिटाइल ग्रुप ऑफ एस्प्रिन एंड सीरीन रेजिड्यू ऑफ द साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम। सो इस तरह से एस्प्रिन एसिटाइलेट्स सीरीन रेजिड्यूज ऑफ साइक्लोऑक्सीजनेस 1 एंड साइक्लोऑक्सीजनेस 2 और इस एसिटाइलेशन रिएक्शन की वजह से COX-1 एंड COX-2 दोनों नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, हमेशा के लिए इनएक्टिव हो जाते हैं। नाउ लो डोज एस्प्रिन COX-1 को इनहिबिट करता है, COX-1 को ब्लॉक करता है, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं बना पाते, प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होता और एस्प्रिन एंटी प्लेटलेट एक्शन प्रोड्यूस करता है, थ्रोम्बस को नहीं बनने देता और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड इस्कीमिक स्ट्रोक का जो रिस्क है वो भी एस्प्रिन कम करता है। दूसरी तरफ हाई डोज एस्प्रिन COX-2 को इनहिबिट करता है। COX-2 के इनहिबिट होने से वो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनते जो कि इन्फ्लेमेशन, पेन एंड फीवर प्रोड्यूस करते हैं एंड देयरफॉर एस्प्रिन प्रोड्यूसेस एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक एक्शन।
Now let's discuss the indications of aspirin. Aspirin produces anti-inflammatory action. सूजन, एडिमा, swelling को एस्प्रिन कम करता है. Now aspirin inhibits prostaglandin mediated vasodilation, increased vascular permeability, exudation of plasma, leukocyte infiltration. ये सारे इन्फ्लामेशन के स्टेप्स हैं. इन सारे इन्फ्लामेटरी स्टेप्स को एस्प्रिन इनहिबिट करता है. सो एस्प्रिन प्रोड्यूसेस एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, सूजन को कम करता है. नाउ हालांकि एस्प्रिन इज़ अ वेरी इफेक्टिव एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, बट दूसरे एसिड्स जो हैं उनको हम प्रिफरेबली यूज़ करते हैं, लाइक आइब्यूप्रोफेन, डाइक्लोफेनैक, क्योंकि एस्प्रिन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं दे आर कंपैरेटिवली मोर compared to drugs like ibuprofen and diclofenac. Now, second indication of aspirin is the analgesic effect. Now, जब कभी भी inflammation होगा तो उस जगह पेन भी प्रोड्यूस होगा. So, aspirin provides relief from mild to moderate pain due to inflammation. So, क्योंकि ये पेन को कम कर रहा है इसलिए it produces the analgesic effect. Now, इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन्स सेंसरी नर्व एंडिंग्स को एक्टिवेट करते हैं. Now, सेंसरी नर्व एंडिंग्स के एक्टिवेट होने से पेन प्रोड्यूस होता है एंड एस्प्रिन उन प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस को ब्लॉक करता है जो कि इन सेंसरी नर्व एंडिंग्स को एक्टिवेट करते हैं. सो एस्प्रिन इनहिबिट्स prostaglandin mediated sensitization of sensory nerve endings and thus produces analgesic action. थर्ड एक्शन है एस्प्रिन का एंटीपायरेटिक एक्शन, ये फीवर को कम करता है. ना एस्प्रिन उन प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सिंथेसिस कम करता है विच आर प्रोड्यूस्ड इन द हाइपोथैलेमस और इन द ब्रेन, और इन प्रोस्टाग्लैंडिन्स के प्रोडक्शन कम होने से फीवर कम होता है. इसके अलावा एस्प्रिन बॉडी से हीट लॉस को बढ़ाता है. एस्प्रिन इंड्यूसेस क्यूटेनियस वेजोडाइलेशन, स्किन में जो ब्लड वेसल्स हैं उन्हें डायलेट कर देता है. ब्लड वेसल्स जो है वो फैल जाती हैं. ब्लड वेसल्स जब फैल जाती हैं तो ब्लड से हीट लॉस होना शुरू हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर कम होता है. सो उसकी वजह से फीवर जो है वो कम होगा. इसके अलावा एस्प्रिन स्वेटिंग को भी इंक्रीज़ करता है. पसीना आने से फीवर कम होता है. हाउएवर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फीवर इज पैरासिटामोल. नाउ हाई डोज एस्प्रिन 325 to 600 milligram orally once daily every 4 to 6 hours reduces inflammation, pain and fever. But aspirin should be consumed only in consultation with the physician. अब समझते हैं नेक्स्ट थेरेपेटिक यूज़ ऑफ एस्प्रिन. एस्प्रिन का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एज एन एंटीप्लेटलेट ड्रग. नाउ हाउ एस्प्रिन प्रोड्यूसेस एंटीप्लेटलेट एक्शन, ये हमने डिटेल में समझा हुआ है. नाउ सिंगल लो डोज एस्प्रिन 81 मिलीग्राम डेली एंटीप्लेटलेट एक्शन प्रोड्यूस करती है, जिससे कि थ्रोम्बस का जो फॉर्मेशन है वो कम हो जाता है और जिससे फर्दर मायोकार्डियल इन्फाक्शन और इस्कीमिक स्ट्रोक का जो रिस्क है वो भी कम होता है. तो जिन लोगों को मायोकार्डियल इन्फाक्शन एक बार हो चुका है उनको रूटीन में लो डोज एस्प्रिन लेने की सलाह दी जाती है, जिससे कि मायोकार्डियल इन्फाक्शन उन लोगों को दोबारा ना हो. सो लो डोज एस्प्रिन इज़ रूटीनली प्रिस्क्राइब्ड टू पोस्ट मायोकार्डियल इन्फाक्शन पेशेंट्स. नाउ लो डोज एस्प्रिन थ्रोम्बस नहीं बनने देता, जिससे सेरिब्रल ब्लड वेसल्स के ब्लॉक होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं. ब्रेन में इस्कीमिया नहीं होता, ट्रांसिएंट इस्कीमिक अटैक के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं और स्ट्रोक के जो इंसिडेंसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं. दस लो डोज एस्प्रिन रिड्यूसेस ट्रांसिएंट इस्कीमिक अटैक्स and lower the incidences of stroke. So, low-dose aspirin is prescribed to the post-MI patients, and low-dose aspirin also reduce the incidences of stroke. Now, next indication of aspirin is in dysmenorrhea.
एस्प्रिन डिस्मेनोरिया में बहुत आराम देती है। डिस्मेनोरिया मेंस्ट्रुअल पेन को कहते हैं, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फ़ा की वजह से होता है। ना प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फ़ा यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो कि पेन प्रोड्यूस करते हैं। ना एस्प्रिन COX-1 को इनहिबिट करता है, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फ़ा का जो बनना है वो कम हो जाता है। सो एस्प्रिन प्रोवाइड्स रिलीफ इन द मेंस्ट्रुअल पेन। एस्प्रिन का जो नेक्स्ट यूज़ है दैट इज़ इन द एक्यूट रूमेटिक फीवर। एक्यूट रूमेटिक फीवर में एस्प्रिन इज़ क्वाइट यूज़फुल। एक्यूट रूमेटिक फीवर में फीवर के साथ जॉइंट पेन भी होता है। देन नेक्स्ट यूज़ इज़ इन द रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो पेन होता है उसमें भी एस्प्रिन बहुत यूज़फुल है। बट स्टमक फ्रेंडली एसिड्स आर प्रिफर्ड ओवर एस्प्रिन, जैसे कि सेलिकॉक्सिब, उसको हम प्रिफ़र करते हैं क्योंकि एस्प्रिन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं। और एस्प्रिन जब बहुत लंबे समय तक रूमेटॉइड अर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस में दिया जाएगा तो ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं और पेप्टिक अल्सर का जो रिस्क है वो भी बढ़ जाता है। तो इसलिए रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस में हम स्टमक फ्रेंडली एसिड्स को प्रेफर करते हैं, जैसे कि सेलिकॉक्सिब। Now let's talk about the adverse effects and toxicity of aspirin. The first adverse effect is the hematological adverse effect. Now aspirin COX-1 को inhibit करता है। Now COX-1 को inhibit करने से platelets में thromboxane A2 का production कम होगा। So platelet aggregation कम होगा, platelets आपस में चिपकेंगी नहीं, platelet plug नहीं form होगा और जिससे कि ब्लीडिंग के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट adverse effect of aspirin is this, that aspirin increases the risk of bleeding. Next is the gastrointestinal side effect. Now aspirin COX-1 को inhibit करता है। COX-1 को inhibit करने से प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का प्रोडक्शन कम होता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक म्यूकस कम बनती है और स्टमक और डिओडेनम की जो वॉल है उसकी प्रोटेक्शन कम हो जाती है। और ये प्रोटेक्शन कम होने की वजह से दिस कॉजेज गैस्ट्रिक इरिटेशन एंड फर्दर इट रिजल्ट्स इन नोजिया, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगती, पेप्टिक अल्सर के चांसेस बढ़ जाते हैं, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ एस्प्रिन इज़ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एस्प्रिन जो है वो सल्फा ड्रग है, तो अगर पेशेंट को सल्फा ड्रग से एलर्जी है तो एस्प्रिन एलर्जी और हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस भी प्रोड्यूस कर सकता है। नाउ नेक्स्ट इज़ द रीनल साइड इफ़ेक्ट। नाउ नॉर्मल इंडिविजुअल्स में रीनल साइड इफ़ेक्ट्स सिग्निफिकेंट नहीं होते, पर अगर जो पेशेंट है वो कार्डियक पेशेंट है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट है या फिर उस पेशेंट को किडनी डिसीज़ है, तो एस्प्रिन जो है वो सिग्निफिकेंट रीनल साइड इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करती है। नाउ COX-1 के इनहिबिशन से प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का प्रोडक्शन कम होगा, उसकी वजह से रीनल वेजोडाइलेशन कम हो जाएगा, जिससे कि किडनी को कम ब्लड पहुंचेगा। नाउ जब किडनीज़ में ब्लड की सप्लाई कम होगी तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा और इससे जो किडनी की जो फंक्शनिंग है वो भी कम हो सकती है। ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट कैन कॉज रीनल नेफ्रोपैथी, रीनल फेलियर के जो चांसेस हैं वो भी बढ़ सकते हैं। इसके अलावा COX-2 के इनहिबिट होने से सोडियम और वाटर का एक्सक्रीशन कम होता है, जिससे सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन हो जाता है। बॉडी में सोडियम और वाटर का जो लेवल है वो बढ़ जाता है और उसकी वजह से फ्लूइड का रिटेंशन होगा, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो बॉडी में है वो बढ़ जाएगा, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा। और एस्प्रिन को कभी भी डायूरेटिक्स या फिर एस इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स के साथ नहीं देना चाहिए। अगर इन ड्रग्स के साथ हम उनको एस्प्रिन को देंगे तो रीनल साइड इफ़ेक्ट्स होंगे ही होंगे। नाउ नेक्स्ट, एस्प्रिन कॉजेज एग्जैजर्बेशन ऑफ एस्थमा। एस्थमा की सिवियरिटी को बढ़ा सकता है एस्प्रिन। नाउ एस्प्रिन जो है वो कॉक्स को ब्लॉक करता है। साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम ब्लॉक होगा तो सारा का सारा एराकिडोनिक एसिड ल्यूकोट्राइन्स में कन्वर्ट होगा। सो ल्यूकोट्राइन्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ल्यूकोट्राइन्स जो हैं वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं जो कि एस्थमा की सिवियरिटी को बढ़ा देते हैं।
इसीलिए अगर कोई पेशेंट एस्थमेटिक है तो एस्प्रिन देने से एस्थमा की जो सिवियरिटी है वो बढ़ जाएगी। सो एस्प्रिन एस्थमेटिक पेशेंट्स को नहीं देनी चाहिए। Now, one of the very serious side effects of aspirin is hyperventilation. Now, high doses of aspirin ब्रेन का रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं। सो हाई डोजेस ऑफ एस्प्रिन कॉजेज रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन। ना रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन होने की वजह से टेक्निया हो जाता है। टेक्निया मतलब एबनॉर्मली रैपिड ब्रीदिंग, सांस बहुत जल्दी जल्दी आता है, सांस इतनी जल्दी आता है कि सांस ठीक से नहीं आ पाता। दैट इज टर्म्ड एज अ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने की वजह से एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड एज वॉशिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हुआ, एसिड जो है वो एक्सहेल हुआ क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिड। सो उसकी वजह से this results in respiratory alkalosis, that is acid base imbalance, and further respiratory alkalosis होने के बाद जो next toxicity है वो होती है metabolic acidosis. Now after hyperventilation, high doses of aspirin can produce hyperthermia या फिर हम बोलेंगे hyperpyraxia। इसमें बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है ना। हमारी जो बॉडी है वो एटीपी प्रोड्यूस करती है। एटीपी प्रोड्यूस होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। ना एस्प्रिन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को अनकपल कर देता है, जिसकी वजह से एटीपी का जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो जाता है और जितनी एनर्जी है बॉडी में प्रोड्यूस हुई दैट इज़ रिलीज्ड एज द हीट। हीट का जो फॉर्मेशन है, एटीपी का जो फॉर्मेशन है वो तो कम हो गया, बट हीट का जो प्रोडक्शन है वो बॉडी में बढ़ जाता है। सो द एनर्जी इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी एज हीट। इसकी वजह से बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। सो एस्प्रिन इन वेरी हाई डोजेस प्रोड्यूसेस फीवर। नाउ हाई डोजेस ऑफ एस्प्रिन कॉजेस मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ना बॉडी में एसिड्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, बॉडी में जो एसिड्स हैं वो अक्यूमुलेट हो जाएंगे, वो बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पाएंगे बिकॉज ऑफ द नेफ्रोपैथी। ना पहला तो एस्प्रिन के जो मेटाबोलाइट्स हैं लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, वो बॉडी में इकट्ठे हो जाएंगे और जब वो इकट्ठे हो जाएंगे दे विल प्रोड्यूस मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ना ये जो एसिड्स हैं, ये जो मेटाबोलाइट्स हैं, बॉडी से एक्सक्रीट भी नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द नेफ्रोपैथी। दूसरा अनकपलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ द अनकपलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटीपी का प्रोडक्शन कम हो रहा है। सो व्हाट द बॉडी डज इज दिस दैट द बॉडी यूजेस एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। बॉडी ट्राइज टू प्रोड्यूस एटीपी बाय एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। सो बॉडी एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस से एटीपी जनरेट करने की कोशिश करती है। सो इस दौरान लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन बॉडी में बढ़ जाता है। तो पहले ही सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड अक्यूमुलेटेड है, उसके ऊपर अब लैक्टिक एसिड भी अक्यूमुलेट हो गया, तो बॉडी में एसिड्स इकट्ठे हो जाते हैं एंड दिस कॉजेज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। Another very important adverse effect of aspirin is the Rey syndrome. Now, aspirin should not be administered to children. Aspirin का यूज़ उन बच्चों में जिनको वायरल फीवर हो वहाँ पर रे सिंड्रोम प्रोड्यूस कर सकता है। Now, रे सिंड्रोम में लीवर एंड ब्रेन का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, दैट इज़ हेपेटिक एनसेफेलोपैथी। इसलिए एस्प्रिन उन बच्चों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है जिन्हें वायरल इन्फेक्शन हो। नाउ एस्प्रिन की बहुत ज़्यादा डोज सैलिसिलेट पॉइजनिंग प्रोड्यूस कर सकती है। ना सैलिसिलेट पॉइजनिंग एक्यूट भी हो सकती है और ये फिर क्रॉनिक भी हो सकती है। ना सैलिसिलेट पॉइजनिंग के साइंस एंड सिम्टम्स हैं, फर्स्ट सिम्टम इज़ द टिनीटस, कानों में रिंगिंग सेंसेशन होती है, देन नॉजिया एंड वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हाइपरवेंटिलेशन जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया दैट कॉजेज रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, then drowsiness, fatigue,
स्टूपर एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे पेशेंट अनकॉन्शियस जैसा हो जाता है, और ये सारे सिम्टम्स जो हैं, साइंस एंड सिम्टम्स जो हैं, दीज आर बिकॉज ऑफ द मेटाबॉलिक एसिडोसिस, दीज आर बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ एसिड्स इन द बॉडी। इसके अलावा हाई डोजेज में एस्प्रिन हाइपर पायरैक्सिया प्रोड्यूस कर सकता है, दैट मीन्स फीवर को बढ़ा देगा। जब भी ये सारे मैनिफेस्टेशंस दिखाई दें तो दीज आर द मैनिफेस्टेशंस ऑफ सैलिसिलेट पॉइजनिंग, जिनकी इमीडिएट ट्रीटमेंट करनी चाहिए। नाउ एस्पिरिन प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन को नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा एस्पिरिन कैन कॉज नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा विच कैन बी फेटल। सो दिस इज़ इन ब्रीफ अबाउट द फार्माकोलॉजी ऑफ एस्पिरिन। ये इन्फॉर्मेशन जो है दिस इज़ एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर द स्टूडेंट्स। एस्पिरिन का यूज़ करने से पहले अपने फिजिशियन को ज़रूर कंसल्ट करें। And if you find the video useful, kindly like, subscribe and share this video. Thanks for watching this video.